एक बीमार और सबकी नजरों में बेकार सा डॉग, लेकिन मैंने उसे किसी खजाने की तरह संभाला और उसे खरीदने के लिए अपनी सारी सेविंग्स तक खर्च कर दी। मुझे देखकर आसपास मौजूद लोग हंस रहे थे और मुझे पागल समझ रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही साधारण सा डॉग आगे चलकर एक खतरनाक हेलहाउंड में इवॉल्व होने वाला है। ये सब ग्लोबल म्यूटेशन और मॉन्स्टर इन्वेजन की वजह से मुमकिन हुआ था। इससे भी बड़ी वजह था मेरा डेमन आई सिस्टम, जिसे मैंने अवेकन कर लिया था। ये सिस्टम मुझे किसी भी इंसान या बीस्ट के अंदर छिपी प्रतिभा और उसकी असली क्षमता देखने की ताकत देता था। इसी पावर की मदद से मैं उन छोटे छोटे बीस्ट्स को इकट्ठा करने लगा जिन्हें पूरी दुनिया साधारण और बेकार समझकर नजरअंदाज कर देती थी। मेरे हाथों में एक साधारण सा सांप मेडुसा में इवॉल्व हो सकता था, किसी गुफा में छिपी छोटी सी छिपकली मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करते ही आग उगलने वाले गॉडजिला में बदल सकती थी, यहाँ तक कि एक मामूली सा चूजा भी फिनिक्स में इवॉल्व हो सकता था। इस दुनिया में आने के बाद जब मेरी यादें इस शरीर की यादों के साथ पूरी तरह जुड़ी, तब मुझे इस दुनिया के बारे में काफी कुछ समझ आने लगा। मैं अभी यही सोच रहा था कि आखिर अपनी शुरुआत कहां से करूं, तभी मेरा फोन बज उठा। दूसरी तरफ से एक नरम सी आवाज आई, शियाओ, यू इस वीकेंड घर आ जाना, बड़ी बहन ने तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाया है। मैं थोड़ा हिचकिचाया, इस हफ्ते में घर नहीं आ पाऊंगा दी, मुझे नेशनल एग्जाम की तैयारी करनी है और अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। जैसे ही एग्जाम पास कर लूंगा घर आकर आपके साथ सेलिब्रेट करूं, अभी मेरे पास थोड़ा और काम है। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। मेरी बात सुनकर वह कुछ पल शांत रही, फिर गहरी सांस लेते हुए धीरे से बोली, पागल लड़के, तुम्हारी माँ के लगाए हुए ड्रैगन सील मार्क के रहते तुम कभी बीस्ट टेमर नहीं बन पाओगे। इसके बाद कहानी दोबारा मेरी तरफ। क्लास खत्म होने के बाद मैं कॉलेज से बाहर निकला और सीधे एक बीस्ट शॉप में पहुंच गया। दुकान के अंदर नजर घुमाते ही मेरी आंखें फैल गईं, क्योंकि वहां सबसे सस्ता बीस्ट भी लाखों का था। मेरे जैसे गरीब लड़के के लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना लगभग नामुमकिन था, इसलिए मैं निराश होकर वापस जाने लगा। तभी दुकान का मालिक एक जेड डॉग बीस्ट को घसीटते हुए बाहर लाया और बेरहमी से सड़क पर फेंक दिया। बेकार ब्लड लाइन वाला बीस्ट रोज अपनी कीमत से ज्यादा का खाना खा जाता है, इसका कोई फायदा नहीं। इतना कहकर वह वापस अंदर जाने लगा, लेकिन मेरी नजर उस जेड डॉग पर टिक चुकी। मैंने तुरंत डेमन आई सक्रिय की और अगले ही पल उसके शरीर के अंदर छिपी एक दुर्लभ ब्लड लाइन मुझे दिखाई देने लगी। ये देखकर मैंने दुकान के मालिक को रोक लिया। क्या आप सच में इसे फेंक रहे हैं? वह मेरी तरफ देखकर हंसा। ऐसे बेकार बीस्ट को भला कौन रखेगा? इतना कहकर वह दुकान के अंदर चला गया। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि जो चीज उसके लिए बेकार थी वही मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। मैंने जेब से एक सॉसेज निकाला और जेड डॉग को दिखाया। खाने की खुशबू मिलते ही वह बेहद उत्साहित हो गया और तेजी से पूंछ हिलाने लगा। मैं उसके पास पहुंचा और अपनी उंगली से खून की एक बूंद उसके शरीर पर गिरा दी। अगले ही पल हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। जैसे ही मैंने उसके स्टेटस दोबारा देखे, मैं हैरान रह गया। उसके अंदर एपिक लेवल की हेल ब्लड लाइन मौजूद थी। मैंने बिना देर किए सिस्टम इन्वेंट्री से एक अवेकनिंग क्रिस्टल निकाला और उसे जेड डॉग को खिला दिया। अब मैं बस उसकी ब्लड लाइन जागने का इंतजार कर रहा था। तभी पीछे से एक आवाज सुनाई दी। वह कोई और नहीं बल्कि सूजे था, जो अपने ब्लैक लेपर्ड के साथ घमंडी मुस्कान लिए मेरी तरफ बढ़ रहा था। अपने बीस्ट की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, देख रहे हो, मेरा कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट रेड आइड ब्लैक पैंथर है। इसके साथ 3 दिन बाद होने वाले नेशनल एग्जाम में मैं आंखें बंद करके भी बाइलिंग अकादमी में पहुंच जाऊंगा। मुझे उसकी डींगे सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं उसे नजरअंदाज करके वहां से जाने लगा। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज उठी। नया मिशन सक्रिय हुआ था। मुझे किंगलोंग अकादमी में एडमिशन लेना था और मिशन पूरा करने पर इनाम में एट्रीब्यूट फ्यूजन क्रिस्टल मिलने वाला था। इनाम देखते ही मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मैंने सूजे की तरफ मुड़कर कहा, अगर तुम्हारा लक्ष्य बाइलिंग अकादमी है तो मैं उससे भी ऊपर किंगलोंग अकादमी में जाने का लक्ष्य रखूंगा। ये सुनते ही वह हैरान रह गया। किंगलोंग अकादमी नुसाई दुनिया की 4 सबसे बड़ी अकादमियों में से एक है और तुम उस लो ग्रेड गेल डॉग के सहारे वहां जाना चाहते हो? क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने बिना बहस किए वहां से जाते हुए बस इतना कहा, वो तो 3 दिन बाद पता चल ही जाएगा। अगले दिन पूरे कॉलेज में यह खबर फैल चुकी थी कि मैंने किंगलोंग अकादमी के लिए आवेदन किया है। ये बात मेरे होमरूम टीचर मिस्टर लियू तक भी पहुंच गई। उन्होंने मुझे देखते ही नाराज होकर रोक लिया। शियाओ शिंग्यो, ये बेवकूफी बंद करो। अगर तुमने वहां कोई तमाशा किया तो पूरे स्कूल की बेइज्जती होगी। मैंने हाथ में पकड़ा हुआ फॉर्म उनकी तरफ दिखा दिया। अब आप बहुत देर कर चुके हैं मिस्टर लियू, मैं आवेदन पहले ही जमा कर चुका हूं। ये सुनते ही उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसी समय जियांग लीना वहां आ गई। वह पिछले 2.5 साल से मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन आज उसकी आंखों में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं बल्कि सिर्फ ठंडापन था। उसने मुझे नफरत भरी नजरों से देखा। शियाओ शिंग्यू, अब हमें अलग हो जाना चाहिए। तुम्हारे जैसा जोकर मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लायक नहीं है। मैंने बिना एक पल सोचे हल्की मुस्कान के साथ उसकी बात मान ली। मेरे इतनी आसानी से मान जाने पर जियांग लीना भी कुछ पल के लिए हैरान रह गई। शायद उसे उम्मीद थी कि मैं उसे रोकूंगा या उसके सामने गिड़गिड़ाऊंगा, लेकिन जब उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो वह सबके सामने मेरी बेइज्जती करके वहां से चली गई। आसपास खड़े लोग भी मेरा मजाक उड़ाने लगे, मगर मैंने उनकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। मेरे चेहरे पर अब भी वही शांत मुस्कान थी। बस 3 दिन और रुक जाओ, असली जोकर खुद सबके सामने आ जाएगा। देखते ही देखते नेशनल एग्जाम का दिन आ गया। मैं बाकी उम्मीदवारों से पहले ही एग्जामिनेशन प्लाजा पहुंच चुका और वहां मौजूद लगभग हर इंसान मुझे देखकर हंस रहा था। सभी को यकीन था कि किंगलोंग अकादमी के लिए आवेदन करके मैंने खुद ही अपनी बेइज्जती का इंतजाम कर लिया है। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई, एग्जाम आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। बाकी उम्मीदवार अलग अलग अकादमियों के एग्जामिनर्स की तरफ बढ़ने लगे, जबकि मैं अकेला किंगलोंग अकादमी के एग्जामिनर के सामने जाकर खड़ा हो गया।
उनका नाम चेन किनयान था। उन्होंने मुझे ध्यान से देखा। तुम ही शियाओ शिंग्यू हो ना? अभी भी सोच लो, पिछले 5 सालों में सिर्फ 8 उम्मीदवारों ने किंग लॉन्ग अकादमी के लिए आवेदन किया था और उनमें से एक भी पास नहीं हुआ। उनकी बातों से साफ था कि वे मुझे समय रहते पीछे हटने का मौका दे रहे थे, लेकिन मेरे चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। मिस्टर चेन, मैं किंगफिंग सिटी का पहला उम्मीदवार बनूंगा जिसे किंग लॉन्ग अकादमी में एडमिशन मिलेगा। मेरा आत्मविश्वास देखकर चेन किनयान ने बस हल्की सांस ली और इसके बाद कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में बाकी अकादमियों के नतीजे भी सामने आने लगे। सूजय बर्लिन अकादमी में सिलेक्ट हो चुका था और जियांग लीना ज्यादा प्रतिभाशाली न होने के बावजूद लैन फैमिली अकादमी में पहुंच गई थी। दोनों बाकी लोगों के साथ खड़े होकर बस मेरी हार का इंतजार कर रहे। मैंने उनकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया और चेन किनयान के सामने जाकर शांत भाव से कहा, मैं तैयार हूं। एग्जाम शुरू करने से पहले उन्होंने किंग लॉन्ग अकादमी की शर्तें साफ कर दी। उम्मीदवार की स्पिरिट पावर 800 से ज्यादा होनी चाहिए और उसकी कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट की ब्लड लाइन कम से कम एलीट ग्रेड की होनी जरूरी थी। मैंने बिना किसी घबराहट के सिर हिलाया। ठीक है, शुरू कीजिए। चेन किनयान ने तुरंत स्पिरिट पावर टेस्टर चालू कर दिया और मुझे सेंसर पर हाथ रखने का इशारा किया। मैंने आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान स्पिरिट पावर पर लगा दिया। अगले ही पल मशीन पर दिख रहे नंबर तेजी से ऊपर जाने लगे। 100, 300, 500 और देखते ही देखते नंबर 800 की सीमा पार कर गए। लेकिन वे वहीं नहीं रुके। मशीन का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ आखिरकार 1200 पर जाकर थमा। पूरा एग्जामिनेशन प्लाजा अचानक शांत हो गया। वहां मौजूद सभी उम्मीदवार और एग्जामिनर्स जमे हुए चेहरे के साथ मशीन को घूर रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मेरी शुरुआती स्पिरिट पावर इतनी ज्यादा होगी, मगर मुझे कोई खास हैरानी नहीं हुई क्योंकि ये नतीजा मेरी उम्मीद के मुताबिक ही था। कुछ देर बाद चेन किनयान ने खुद को संभाला। अब दूसरा टेस्ट शुरू करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट की ब्लड लाइन क्वालिटी। इस टेस्ट को लेकर मैं पहले से भी ज्यादा निश्चिंत था क्योंकि हाई फेंक की असली ब्लड लाइन मैं पहले ही देख चुका था। मैंने अपना दायां हाथ उठाया और कॉन्ट्रैक्ट मार्क सक्रिय कर दिया। जमीन पर एक विशाल मैजिक सर्कल उभरा और देखते ही देखते चारों तरफ खून जैसी लाल आभा फैल गई। अगले ही पल उस सर्कल के बीच से एक विशाल काला भेड़िया बाहर आया। हाई फेंक के सामने आते ही बीस्ट टेस्टर ने उसकी जानकारी पढ़नी शुरू कर दी। कुछ सेकंड बाद नतीजा स्क्रीन पर दिखाई दिया। ब्लड लाइन क्वालिटी एपिक ग्रेड हेल। ब्लड लाइन स्टेटस। सामने आते ही पूरे प्लाजा में सनसनी फैल गई। हर कोई अविश्वास से हाई फेंक को देख रहा था। सूजे का चेहरा तो देखने लायक था। कुछ समय पहले जिस गेल डॉग को वह लो ग्रेड और बेकार बता रहा था, वही अब एपिक ग्रेड हेल ब्लड लाइन के साथ उसके सामने खड़ा था। चेन किनयान भी काफी देर तक कुछ नहीं बोल पाए। आखिरकार उन्होंने गंभीर आवाज में नतीजा सुनाया। शियाओ शिंग्यू ने असेसमेंट पास कर लिया है। किंग लॉन्ग अकादमी का एडमिशन लेटर जारी किया जाता है और इसके साथ एक 1 स्टार बीस्ट टेमर बैच भी दिया जाता है। ये खबर फैलते देर नहीं लगी। कुछ ही समय में मेरी तस्वीर और नाम हर जगह दिखाई देने लगे और लोग मुझे ऐसा जीनियस बताने लगे जिसकी प्रतिभा बड़े परिवारों के प्रतिभाशाली युवाओं के बराबर थी। चेन किनयान मेरे पास आए और मेरे कंधे पर हाथ रखा। शिंग्यू, मैं अकादमी में तुम्हारा इंतजार कर। चेन किनयान के जाते ही मैं खुशखबरी सुनाने के लिए तेजी से घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में मेरी नजर हेलगेल वुल्फ पर गई, जो इस समय बेहद खुश दिखाई दे रहा था। ये सब ब्लड लाइन अवेकनिंग क्रिस्टल की वजह से हुआ था, जिसने उसके अंदर छिपी हेल ब्लड लाइन को पूरी तरह जगा दिया था। उसी समय सिस्टम की आवाज सुनाई दी। मिशन पूरा हो चुका था और किंग लॉन्ग अकादमी में एडमिशन लेने के इनाम में मुझे एक डार्क एट्रीब्यूट फ्यूजन क्रिस्टल मिला। मैंने तुरंत सिस्टम स्टोरेज खोलकर उस क्रिस्टल की जानकारी देखी। इसकी मदद से किसी कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट के अंदर डार्क या शैडो एट्रीब्यूट फ्यूज किया जा सकता था। हाई फेंक के पास पहले से ही विंड और फायर एट्रीब्यूट मौजूद थे, इसलिए ये क्रिस्टल उसकी ताकत को और भी खतरनाक बना सकता था। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। जब तक मैं अपना दूसरा बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, तब तक मिलने वाली सारी अच्छी चीजें तुम्हारी हैं। ये सुनते ही हाई फेंक खुशी से मेरे चारों ओर घूमने लगा और उसकी पूंछ इतनी तेजी से हिल रही थी जैसे अभी आसमान छू लेगी। लेकिन जैसे ही मैं अपने मोहल्ले के पास पहुंचा, मेरे चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। पूरा इलाका आग के समंदर में बदल चुका था और हवा में खून की तेज गंध फैली हुई थी। एक विशाल जहरीले बिच्छू ने पूरे मोहल्ले पर हमला कर दिया था। तभी मेरी नजर रुआंशु पर पड़ी, जो घायल हालत में आगे भाग रही थी और वही विशाल बिच्छू उसके पीछे था। मैंने बिना एक पल गंवाए हाई फेंक को हमला करने का आदेश दिया। अगले ही पल वह बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और एक ही हमले में बिच्छू का मजबूत कवच चीर दिया। विशाल शरीर जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिरा और वहीं खत्म हो गया। रुआंशु ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। शियाओ, तुम बीस्ट टेमर बन गए। मैंने खुशी के साथ सिर हिलाया। हाँ दीदी, और मेरा किंग लॉन्ग अकादमी में एडमिशन भी हो गया है। अब से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। उसी समय सिस्टम ने दोबारा सूचना दी। एक मैजिकल बीस्ट को मारने के इनाम में मुझे परसेप्शन एनहांसमेंट पोशन मिला था, जो किसी बीस्ट की देखने और महसूस करने की क्षमता को काफी बढ़ा सकता था। मैं बिच्छू की लाश के पास पहुंचा और उसके अंदर से हरे रंग का मैजिकल बीस्ट क्रिस्टल निकाल लिया। इसके बाद उसे हाई फेंक की तरफ उछाल दिया ताकि वह उसकी ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर सके। फिर मैं वापस अपनी बहन के पास आया। दीदी, क्या हुआ? आप खुश नहीं हैं? मेरा किंग लॉन्ग अकादमी में एडमिशन हो गया है। रुआंशु ने खुद को संभाला और चेहरे पर मुस्कान ले आई। ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। लेकिन उसकी मुस्कान बिल्कुल सच्ची नहीं लग रही थी। वह साफ तौर पर कुछ छिपा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बीस्ट टेमर बनने से वो खुश होने के बजाय परेशान हो गई हो। मैंने उस समय उससे कुछ नहीं पूछा और चारों तरफ नजर दौड़ाई। पूरा मोहल्ला बर्बाद हो चुका था और अभी हमारे पास नया घर लेने के पैसे भी नहीं थे। फिलहाल हमें कुछ दिनों तक होटल में रहना पड़ेगा। इसके बाद मैं रुआंशु को लेकर पास के एक होटल में आ गया। पूरे दिन की थकान के कारण कमरे में पहुंचते ही मैं सीधा बेड पर गिर पड़ा। स्कूल शुरू होने में अभी 1 हफ्ता बाकी है, तब तक यहीं रह लेते हैं। इतना कहते ही मेरी आंख लग गई। आधी रात को रुआंशु चुपचाप मेरे पास आई।
उसने धीरे से कंबल हटाया और मेरी शर्ट के बटन खोलकर पीठ पर बने निशान को देखने लगी। ड्रैगन मार्क फॉरबिडन स्पेल अब भी वहीं मौजूद था और सील में किसी तरह की कमजोरी नहीं आई थी। ये देखकर उसकी उलझन और बढ़ गई। सील बिल्कुल सही है, फिर शियाओ यू किसी बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर पाया? वह जितना इसके बारे में सोचती उतनी ही ज्यादा परेशान होती जा रही थी। आखिरकार वह कमरे से बाहर निकली और किसी रहस्यमयी इंसान को फोन करके पूरी बात बता दी। दूसरी तरफ कुछ समय तक पूरी खामोशी रही, फिर एक गंभीर आवाज सुनाई दी। शायद यही उसकी किस्मत है। दूसरी तरफ से जवाब आता है कि अब जो होना था हो चुका है, इसलिए शिंग्यू को रोकने की कोशिश मत करो, बस छुप कर उस पर नजर रखना। साथ ही रुओशु को सख्त हिदायत मिलती है कि शिंग्यू को उस रहस्यमयी बड़े परिवार की लड़कियों से दूर रखा जाए। रजिस्ट्रेशन के दिन मैं अपनी बहन के साथ स्टेशन पहुंचा और वहां से ट्रेन पकड़कर किंग लॉन्ग अकादमी के लिए निकल गया। लगभग एक दिन के सफर के बाद हम लॉन्गयान सिटी पहुंच गए, जहां किंग लॉन्ग अकादमी मौजूद थी। अकादमी पहुंचते ही मैंने अपना एनरोलमेंट प्रोसेस पूरा किया और हॉस्टल रूम की चाबी लेने निकल पड़ा। रास्ते में मेरी मुलाकात टीचर चेन केनियान से हो गई। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर कहा, शियाओ शिंग्यू, क्या संयोग है तुम्हें मेरी ही क्लास में असाइन किया गया है। कुछ देर बातचीत करने के बाद उन्होंने मुझे 2 चाबियां थमा दी। 2 चाबियां देखकर मैं थोड़ा हैरान हो गया। मिस्टर चेन, ये दूसरी चाबी किस लिए है? उन्होंने सामने की तरफ इशारा किया। अकादमी के ठीक सामने फैमिली अपार्टमेंट है, बाहर से आने वाले छात्रों के परिवार वहां मुफ्त में रह सकते हैं। ये सुनते ही मैं अंदर ही अंदर काफी खुश हो गया, क्योंकि अब दीदी को अलग से किराया नहीं देना पड़ेगा। चेन के नैयान ने मुझे पहले अपनी बहन को अपार्टमेंट में छोड़कर आने को कहा और साथ ही याद दिलाया, 3 बजे स्कूल ग्राउंड पर पहुंच जाना, फ्रेशमैन ओपनिंग सेरेमनी में देर मत करना। मैंने सिर हिलाया और चाबियां लेकर स्कूल गेट से बाहर निकल। अपनी बहन को फैमिली अपार्टमेंट में छोड़ने के बाद मैं हाई फेंक के लिए कुछ पोशंस खरीदने निकल पड़ा। मैं उसे साथ लेकर पास की एक बीस्ट शॉप में पहुंचा, जिसकी मालकिन बेहद खूबसूरत महिला थी। लॉन्गयान सिटी में सभी उसे लुओ सान्यांग के नाम से जानते थे। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, हैंडसम, आज क्या चाहिए? मेरे अकादमी बैच पर नजर पड़ते ही वह समझ गई कि मैं नया छात्र हूं। किंग लॉन्ग अकादमी के नए छात्रों को यहाँ डिस्काउंट भी मिलता है। मैंने दुकान में नजर घुमाई और हाई फेंक के लिए फायर एट्रीब्यूट पोशन ढूंढने लगा, लेकिन उसकी कीमत देखते ही मेरा चेहरा उतर गया। सिर्फ एक पोशन की कीमत 10,000 थी मेरे लिए। ये रकम अभी भी बहुत ज्यादा थी। मेरी परेशानी लुओ सान्यांग से छिपी नहीं रही। क्या तुम्हारे पास पैसे कम हैं? मैंने बेबसी से सिर हिलाया और दुकान से बाहर जाने लगा। तभी एक खूबसूरत महिला अंदर आई, जिसके पीछे एक विशाल फॉक्स टाइप जेट बीस्ट चल रहा था। उसे देखते ही मैंने अपनी डेमन आई सक्रिय कर दी। अगले ही पल उस बीस्ट की पूरी जानकारी मेरे सामने आ गई। 3 टेल थंडर फॉक्स एपिक क्वालिटी विंड और थंडर ड्यूल एट्रीब्यूट भविष्य में स्कारलेट लाइटनिंग टाइगर में इवॉल्व होने की क्षमता, लेकिन उसकी मौजूदा हालत बेहद खराब थी। स्टेटस में वो बेकाबू दिख रहा था और असली समस्या थी पोस्ट बैटल ट्रॉमा सिंड्रोम। मैं अभी उसकी जानकारी देख ही रहा था कि थंडर फॉक्स ने अचानक तेज बिजली छोड़ दी। पास रखी शेल्फ पलट गई और कई सामान जमीन पर गिरने लगे। दुकान के बाकी ग्राहक घबराकर पीछे हट गए। लो सान्यांग भी परेशान हो उठी। मिस छिन, अपने बीस्ट की पावर रोकिए, वरना मेरी पूरी दुकान बर्बाद हो जाएगी। मिस छिन ने बेबस होकर थंडर फॉक्स की तरफ देखा। तुम खुद देख रही हो, इसकी हालत ठीक नहीं है। पिछली बार बीस्ट डॉक्टर ने बताया था कि इसे बाइपोलर डिसऑर्डर है। बस इसे थोड़ी आइस ग्रास खिला दो, ये शांत हो जाएगा। इतना सुनते ही लुओ सान्यांग तुरंत आइस ग्रास ढूंढने लगी। उसी समय मेरी नजर मिस छिन के सीने पर लगे बैच पर गई और मुझे पता चला कि वह एक 5 स्टार बीस्ट टेमर थी। छिन यानरान ने बिना ज्यादा सोचे पूछा, तुम्हारे पास जितनी भी आइस ग्रास है सब पैक कर दो। लुओ सान्यांग ने कुल 20 आइस ग्रास निकाल दी और उनमें से सिर्फ एक की कीमत ही 25,000 थी। इतने पैसे मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं थे। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मिस छिन, आपके बीस्ट को बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं है और फ्रॉस्ट ग्रास सिर्फ इसके लक्षणों को कुछ समय के लिए दबा सकती है, असली बीमारी को ठीक नहीं कर सकती। अब जाकर छिन यानरान ने मुझे अपने पास खड़ा देखा। तुम कौन हो? मेरा नाम शियाओ शिंग्यू है, मैं किंग लॉन्ग अकादमी का नया छात्र हूँ। ये सुनते ही लुओ सान्यांग कुछ पल के लिए हैरान रह गई। तभी तुम मुझे जाने पहचाने लग रहे थे। तुम वही छात्र हो ना जिसकी शुरुआती स्पिरिट पावर 1000 से ज्यादा निकली थी? मैंने थोड़ा अजीब महसूस करते हुए अपना सिर खुजाया। छिन यानरान की दिलचस्पी अब पूरी तरह मेरी तरफ आ चुकी थी। तुमने कहा कि मेरे बीस्ट को बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं है, क्या तुम कोई बीस्ट डॉक्टर हो? मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। मैं बीस्ट डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मुझे बीस्ट मेडिसिन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। इसके बाद मेरी नजर 3 टेल थंडर फॉक्स के शरीर पर मौजूद ताजा घावों पर गई। इसके शरीर पर कई नए निशान हैं। इसका मतलब ये हाल ही में लगातार मैजिकल बीस्ट से लड़ता रहा है। छिन यानरान ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, हम पिछले कुछ समय से लगातार मिशंस पर जा रहे हैं और लड़ाइयों के दौरान इसे कई चोटें भी लगी हैं। मैंने गला साफ किया और अपनी बात आगे बढ़ाई। 3 टेल थंडर फॉक्स स्वभाव से काफी संवेदनशील होता है। लड़ाइयों में घायल होने के बाद इसके घावों में मैजिकल एनर्जी का इन्फेक्शन हो गया। इसी वजह से इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम हो गया है। मेरी बात सुनकर छिन यानरान और लुओ सान्यांग दोनों उलझन में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार इस बीमारी का नाम सुना था। इसका अभी जरूरत से ज्यादा बेकाबू होना भी उसी बीमारी का लक्षण है। अगर आप इसे सच में ठीक करना चाहती हैं तो फ्रॉस्ट ग्रास सिर्फ थोड़ी देर के लिए इसे शांत करेगी। बीमारी की असली वजह खत्म नहीं होगी। मैंने शांत आवाज में अपनी बात पूरी की। मेरे पास एक दवा का नुस्खा है, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो एक बार आजमा सकती हैं। ये सुनते ही लुओ सान्यांग थोड़ा नाराज हो गई। जब तुम बीस्ट डॉक्टर ही नहीं हो तो ऐसी बातें मत करो मिस छिन। इस नए लड़के की बातों पर भरोसा मत कीजिए। इसके बाद वो मेरे करीब आई और धीमी आवाज में समझाने लगी, पागल लड़के, ये स्काई गिल्ड के प्रेसिडेंट की बेटी है। अगर तुम्हारी गलत दवा से थंडर फॉक्स की हालत और बिगड़ गई तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। छिन यानरान,
कुछ पल मुझे देखती रही, फिर सीधे मेरे पास आकर बोली, मैं इस बार तुम पर भरोसा कर रही हूँ, नुस्खा लिखो। मैंने तुरंत पेन उठाया और कागज पर पूरी दवा लिखकर लुओ सान्यांग को थमा दी। इसी के हिसाब से दवा तैयार करिए। लुओ सान्यांग को अभी भी मुझ पर शक था, लेकिन छिन यानरान के सामने वह मना नहीं कर सकी। उसने सभी जड़ी बूटियों को सही मात्रा में मिलाया और तैयार दवा थ्री टेल्ड थंडर फॉक्स को खिला दी। कुछ ही देर में उसके शरीर से निकल रही बेकाबू बिजली धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी खतरनाक आंखें भी शांत हो गईं और वह चुपचाप छिन यानरान के पास बैठकर उसके हाथ को चाटने लगा। इसके बाद वह मेरे सामने आया और हल्के से अपना सिर झुकाकर जैसे मेरा धन्यवाद करने लगा। ये नजारा देखकर लुओ सान्यांग पूरी तरह हैरान रह गई। यकीन नहीं होता, ये लड़का तो सच में कोई चमत्कारी डॉक्टर है। छिन यानरान भी खुश होकर मेरे पास आई। मेरे बीस्ट को ठीक करने के लिए धन्यवाद, तुम्हें जो इनाम चाहिए बेझिझक मांग सकते हो। लुओ सान्यांग ने पास खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा, मिस छिन, ये लड़का यहाँ फायर एट्रीब्यूट पोशन खरीदने आया था, लेकिन ये एक छोटे शहर से है, इसलिए शायद इसके पास पैसे थोड़े कम हैं। इतना सुनते ही छिन यानरान ने एक बैंक कार्ड निकालकर मेज पर रख दिया। इस कार्ड में 5 लाख हैं, दुकान के सबसे अच्छे फायर एट्रीब्यूट पोशन लेकर आओ। लुओ सान्यांग तुरंत स्टोर रूम में गई और कुछ देर बाद 5 पोषण लेकर वापस आ गई। ये हमारी दुकान के सबसे अच्छी क्वालिटी वाले पोषण हैं। इनमें से हर एक की कीमत 1 लाख है। छिन यानरान ने बिना हिचकिचाए 5 पोषण पैक करवाए और मेरी तरफ बढ़ा दिए। मैंने पहले उन्हें लेने से मना करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार ये महंगा तोहफा स्वीकार कर लिया। इन पोषण्स को देखते हुए मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आया, बीस्ट का इलाज करने की ये काबिलियत सच में बहुत कीमती थी। इसकी मदद से मैं न सिर्फ पैसे कमा सकता था, बल्कि कई ताकतवर लोगों से अच्छे संबंध भी बना सकता था। छिन यानरान और लो सान्यांग को अलविदा कहकर मैं वापस किंगलोंग अकादमी पहुंचा और सीधे सेंट्रल प्लाजा की तरफ चला गया। वहां फ्रेशमैन ओपनिंग सेरेमनी शुरू होने वाली थी। मुख्य मंच पर डीन लिंकांग आए और गला साफ करते हुए घोषणा की, अब मैं अकादमी की हेडमास्टर का मंच पर स्वागत करना चाहता हूं। उनकी बात पूरी होते ही आसमान से शेर की खतरनाक धाड़ गूंजी, जिसने बादलों तक को हिला दिया। अगले ही पल एक विशाल पर्पल फ्लेम विंग्ड लायन किंग आसमान से उतरकर मंच के पास आ खड़ा हुआ। उसे देखकर पूरा मैदान हैरानी से भर गया। उसकी पीठ पर बैठी थी किंग लॉन्ग, अकादमी की हेडमास्टर सुरुयान, जिन्हें पूरे देश की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक माना जाता था। वह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि एक बेहद ताकतवर 7 स्टार बीस्ट टेमर भी थी। भीड़ के बीच खड़ा मैं भी कुछ पल उन्हें देखता रह गया। इसके बाद मैंने डेमन आई सक्रिय करके उनके लायन किंग की जानकारी देखी। आमतौर पर 7 स्टार बीस्ट टेमर बनने के लिए किसी एम्पर लेवल बीस्ट को पालना जरूरी था, लेकिन ये पर्पल फ्लेम विंग्ड लायन किंग सिर्फ बीस्ट किंग लेवल का था। इसका मतलब साफ था सुरुयान के पास इसके अलावा भी कोई ज्यादा ताकतवर कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट जरूर मौजूद था। वह मंच पर खड़ी हुई और सामने मौजूद सभी नए छात्रों पर नजर डाली। किंगलोंग अकादमी में तुम सभी का स्वागत है। अब जब तुम इस अकादमी का हिस्सा बन चुके हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी अमीर परिवार से आए हो या साधारण घर से। यहाँ हर किसी को अकादमी के नियम मानने होंगे। ये सुनकर मैंने अपने हाथ में मौजूद स्टूडेंट हैंडबुक खोली और नियम पढ़ने लगा। एक नियम ने तुरंत मेरा ध्यान खींचा। अगर 2 छात्रों के बीच कोई विवाद होता है तो सही या गलत का फैसला बहस से नहीं बल्कि ड्यूल से होगा और हारने वाले को विजेता से माफी मांगनी पड़ेगी। ये नियम पढ़कर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। लगता था इस अकादमी में आखिरकार ताकत ही सबसे बड़ा नियम थी। अपनी बात खत्म करते हुए सुरुयान ने सभी छात्रों को देखा। अकादमी की इस नई जिंदगी का पूरा आनंद लो और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम सभी जल्द ही शक्तिशाली हाई लेवल बीस्ट टेमर बनोगे। इसके बाद वह अपने लायन किंग पर सवार हुई और वहां से चली गई। ओपनिंग सेरेमनी खत्म होने के बाद मैं अपनी असाइन की गई क्लास की तरफ चला गया। जैसे ही अपनी सीट पर बैठा एक गोल मटोल लड़का मेरे पास आकर मुस्कुराया। हाय, मेरा नाम वू शेंग्यू है। मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। तुम्हारी शुरुआती स्पिरिट पावर तो जीनियस ये शुआनजिंग को टक्कर देती है। ये नाम सुनते ही मैं थोड़ा हैरान हो गया। जब से मेरी शक्तियां जागी थीं, तब से ये लगभग 10वीं बार था जब मैंने ये शुआनजिंग का नाम सुना था। आखिर ये लड़की थी कौन और हर कोई मेरी तुलना उसी से क्यों कर रहा था? वू शेंग्यू से बात करने पर मुझे पता चला कि वह भी इसी अकादमी की 2nd ईयर स्टूडेंट है और उसे अकादमी की सबसे बड़ी जीनियस माना जाता है। कुछ देर बातचीत के बाद मेरी इस गोल मटोल लड़के से अच्छी पहचान हो गई। उसी समय पहली क्लास की घंटी बज उठी। चेन के न्यान पोडियम पर आकर खड़े हुए। सभी लोग अपनी बीस्ट बुक खोलो, आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। वह सामने आराम से पढ़ा रहे थे, जबकि मैं तेजी से किताब के पन्ने पलटता जा रहा था। मेरी डेमन आई में फोटोग्राफिक मेमोरी की ताकत भी मौजूद थी, जिसकी मदद से देखी हुई हर चीज सीधे मेरे दिमाग में छप जाती थी। 3 मिनट से भी कम समय में मैं पूरी किताब का कंटेंट याद कर चुका था। चेन के न्यान ने जल्द ही नोटिस कर लिया कि मेरा ध्यान उनकी क्लास में नहीं है। उन्होंने मुझे तुरंत खड़ा कर दिया और किताब से एक मुश्किल सवाल पूछ लिया, लेकिन मैं पूरी किताब पहले ही याद कर चुका था, इसलिए बिना रुके सही जवाब दे दिया। मेरा जवाब सुनकर चेन के न्यान भी कुछ पल के लिए हैरान रह गए। क्लास खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे अकेले अपने ऑफिस में बुलाया। ऑफिस पहुंचते ही उन्होंने दराज से एक सुनहरा कार्ड निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये किंग लॉन्ग लाइब्रेरी का कार्ड है। इसकी मदद से तुम जब चाहो लाइब्रेरी में जा सकते हो। कार्ड देखते ही मेरी आंखों में खुशी आ गई। धन्यवाद डायरेक्टर चेन, मुझे सच में इसकी बहुत जरूरत थी। उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे जाने को कहा। ठीक है, अब कार्ड लो और सीधे लाइब्रेरी चले जाओ। मैं बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन अचानक मेरे मन में एक सवाल आया। डायरेक्टर चेन, क्या अब मुझे आपकी आने वाली क्लासेस अटेंड करनी होंगी? उन्होंने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए शांत भाव से समझाया। तुम इस सेमेस्टर की सारी थ्योरी पहले ही सीख चुके हो। अब क्लास में बैठना सिर्फ तुम्हारे समय की बर्बादी होगी, इसलिए आज से तुम थ्योरी क्लासेस छोड़ सकते हो। ये सुनते ही मेरा मूड और भी अच्छा हो गया। मैं तुरंत ऑफिस से निकला और तेजी से लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गया। लाइब्रेरी के अंदर चारों तरफ किताबों के ढेर लगे हुए थे।
बीस्ट इवोल्यूशन से लेकर उनकी देखभाल, इलाज और अलग अलग ब्लड लाइन तक हर तरह की जानकारी वहां मौजूद थी। मैंने बिना समय गंवाए किताबें पढ़नी शुरू कर दी। डेमन आई की मदद से सिर्फ 2 घंटों में मैं हजारों किताबों का ज्ञान अपने दिमाग में भर चुका था। जब मैंने आखिरी किताब बंद की तब तक स्कूल खत्म होने का समय हो चुका था। मुझे याद आया कि दीदी शायद अकादमी के गेट पर मेरा इंतजार कर रही होंगी, इसलिए मैं तुरंत लाइब्रेरी से निकला और सीधे अकादमी के मुख्य गेट की तरफ चल पड़ा। अकादमी के गेट पर पहुंचते ही मेरी नजर एक सिल्वर हेयर वाली खूबसूरत लड़की पर। उसकी मौजूदगी ने वहां खड़े लगभग सभी छात्रों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। आसपास धीरे धीरे बातें होने लगीं। ये सिल्वर हेयर वाली लड़की कौन है? लगता है ये शियाओ शिंग्यू की बहन है, लेकिन बहन के बाल सिल्वर हैं और भाई के काले, कहीं ये दोनों सगे तो नहीं? मैंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और सीधे दीदी के पास पहुंच गया। वह मेरे लिए खाना लाई थी और मैं बिना समय गंवाए खाने लगा। मुझे देखते हुए उन्होंने अचानक कहा, शियाओ, यूं मैंने नोटिस किया है कि किंगलोंग अकादमी में काफी खूबसूरत लड़कियां हैं और अब तुम भी बड़े हो चुके हो। अगर किसी को डेट करना चाहो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये सुनकर मैंने थोड़ा अजीब महसूस करते हुए अपना सिर खुजाया। मैं कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उन्होंने तुरंत बात बदल दी। लेकिन ये परिवार की किसी लड़की को डेट मत करना। उनकी बात सुनकर मैं पूरी तरह उलझ गया। मुझे तो ये सरनेम वाली कोई लड़की जानता भी नहीं था। फिर अचानक मुझे याद आया कि ये शुआनजिंग भी उसी परिवार से थी, हालांकि मैंने उसे अब तक देखा नहीं था। दीदी ने एक बार फिर गंभीर होकर कहा, सिर्फ डेट ही नहीं, उनसे दोस्ती भी मत करना। इतना कहकर वह बिना कोई वजह बताए वहां से चली गईं। मैं उन्हें जाते हुए देखता रह गया। पिछले कुछ दिनों से दीदी का व्यवहार लगातार अजीब होता जा रहा था और अब मेरी उलझन पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उनके जाने के बाद मैं वापस अकादमी की तरफ लौट आया। डॉर्म जाते समय मेरी नजर रास्ते में लगी एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर। उस पर एक खबर चल रही थी, सेकेंड ईयर की जीनियस ये शुआनजिंग इतिहास की सबसे कम उम्र की 5 स्टार बीस्ट टेमर बन गई है। इसके बाद स्क्रीन पर नीले बालों वाली बेहद खूबसूरत लड़की की तस्वीर दिखाई दी। तो यही थी ये शुआनजिंग। वह सच में बहुत सुंदर थी, लेकिन मेरी नजर में अब भी दीदी से ज्यादा नहीं। अगली सुबह मैं एक बार फिर लाइब्रेरी पहुंच गया। मैं आराम से किताबों में डूबा हुआ था। तभी एक घमंडी आवाज ने वहां की शांति तोड़ दी। आज मैंने पूरी किंग लॉन्ग लाइब्रेरी बुक की है। सारे लड़के अभी बाहर निकल जाओ। मैंने नजर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। एक घमंडी लड़का कई चमच्चों के साथ अंदर आ रहा था। उसे देखते ही लाइब्रेरी में मौजूद लगभग सभी लड़के डरकर बाहर भागने लगे। कुछ ही पल में वहां सिर्फ कुछ लड़कियां बचीं, जिनके चेहरे भी डर से सफेद पड़ चुके थे। तभी उसके एक चमचे की नजर मुझ पर पड़ी। यंग मास्टर वांग कोने में एक लड़का अभी भी बैठा है। ये सुनते ही वांग यान की नजर सीधे मुझ पर आकर टिक गई। उसने ठंडी आवाज में फिर चेतावनी दी। मैंने कहा सारे लड़के बाहर निकल जाएं, लेकिन मैंने उसकी तरफ दोबारा देखा तक नहीं और आराम से किताब पढ़ता रहा। ये देखकर उसका एक चमचा मेरी टेबल के पास आया। तुम किस क्लास से हो? मैंने बिना सिर उठाए शांत आवाज में जवाब दिया। अभी जवाब देने का मन नहीं है। वह गुस्से में टेबल पर उंगलियां मारने लगा। तुम्हें पता नहीं यंग मास्टर वांग ने आज पूरी लाइब्रेरी बुक की है। समझदारी इसी में है कि चुपचाप बाहर निकल जाओ। पास खड़ी एक लड़की ने हिम्मत जुटाई और मेरी बांह पकड़कर धीमी आवाज में समझाया, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। इसका नाम वांग यान है और ये वाइस डीन का बेटा है। ये सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की हंसी आ गई। मैंने पहली बार वांग यान की तरफ देखा। तो तुम्हारे पीछे वाइस डीन का सहारा है। अब समझ आया तुम इतने घमंडी क्यों हो। मेरी बात खत्म होते ही वांग यान गुस्से में तेजी से मेरी तरफ बढ़ा। उसकी नजर मेरी छाती पर लगे स्कूल बैच पर गई और उसने तुरंत पहचान लिया कि मैं क्लास 3 का शियाओ शिंग्यू हूं। तुम्हारे पास यहां से जाने का मौका था, लेकिन तुमने खुद ही उसे ठुकरा दिया। अब जब रुकने का इतना शौक है तो हमेशा के लिए यहीं रहना। वह मुझ पर हाथ उठाने ही वाला था, तभी पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। अकादमी के अंदर लड़ाई करके क्या तुम ये दिखाना चाहते हो कि तुम्हें स्कूल के नियमों की कोई परवाह नहीं? ये आवाज डायरेक्टर सुरुयान की थी। उन्हें देखते ही वांग यान के चेहरे का सारा घमंड गायब हो गया। डायरेक्टर सु, आप यहाँ कैसे? सुरुयान ने उसे सख्त नजरों से देखा। वाइस डीन के बेटे होने के नाते तुम्हें बाकी छात्रों के सामने मिसाल बननी चाहिए, लेकिन तुम खुद अकादमी के नियम तोड़कर यहाँ लड़ाई कर रहे हो। ये कैसा बर्ताव है? वांग यान ने तुरंत सारी गलती मेरे ऊपर डालने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही मैंने शांति से पूरी घटना अपनी तरफ से बता दी। दोनों की बात सुनने के बाद सुरुयान ने फैसला सुनाया, जब दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हैं तो इसका फैसला अकादमी के नियम नंबर 8 के अनुसार होगा। कुछ ही समय बाद एरिना प्लाजा छात्रों से पूरी तरह भर चुका था। कुछ ही देर में एरिना प्लाजा छात्रों से पूरी तरह भर गया। एक तरफ मैं था जिसकी शुरुआती स्पिरिट पावर 1000 से भी ज्यादा थी और दूसरी तरफ वाइस डीन का बेटा वांग यान। हम दोनों की पहचान ही इतनी बड़ी थी कि लगभग पूरी अकादमी ये मुकाबला देखने पहुंच गई। ऊपर बने स्टैंड पर सुरुयान बैठी थी, जबकि चेन के न्यान मेरे पास आए और कंधे पर हाथ रखते हुए समझाने लगे। वांग यान के कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट की ब्लड लाइन हाई फेंक से ज्यादा बेहतर है, इसलिए अगर तुम हार भी गए तो निराश होने की जरूरत नहीं है। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं हार जाऊंगा? सिर्फ अच्छी ब्लड लाइन होने से कोई बीस्ट ताकतवर नहीं बन जाता। आप बस देखते जाइए, 3 मिनट के अंदर मुकाबला खत्म कर दूंगा। मेरे आत्मविश्वास को देखकर आसपास खड़ी कई लड़कियां मेरा हौसला बढ़ाने लगीं, लेकिन कुछ लोगों को अब भी लग रहा था कि मैं बुरी तरह हारने वाला हूं। आखिर वांग यान के बीस्ट को उसके वाइस डीन पिता ने खुद चुना था और उसके पास लेजेंडरी ग्रेट ब्लड लाइन थी। पूरे स्टैंड में सिर्फ यही चर्चा चल रही थी कि वांग यान कितनी आसानी से मुझे हराएगा। कुछ देर बाद रेफरी ने हम दोनों को एरिना में बुलाया और मुकाबला शुरू होने से पहले हाथ मिलाने का इशारा किया। मेरा हाथ पकड़ते ही वांग यान मेरे करीब झुका।
आज मैं सिर्फ तुम्हें हराऊंगा नहीं बल्कि तुम्हारे बीस्ट को भी बर्बाद कर दूंगा, ताकि तुम्हें समझ आए मुझसे टकराने का अंजाम क्या होता है। उसकी धमकी का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मेरे शांत चेहरे ने उसे और ज्यादा भड़का दिया। रेफरी का इशारा मिलते ही हम दोनों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट मार्क सक्रिय कर दिए। वांग यान के सामने एक विशाल मैजिक सर्कल बना और उसमें से धारदार पंजों से ढका एक खतरनाक लेपर्ड बाहर आया। इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर उसकी जानकारी दिखाई देने लगी। 6 क्लॉड, स्काई हंटर, लेपर्ड लेजेंडरी ग्रेड ब्लड लाइन आइस और विंड ड्यूल एट्रीब्यूट। इसके सामने मैंने भी हाई फेंक को बुला लिया। एपिक ग्रेड हेल ब्लड लाइन के साथ उसके पास विंड और फायर एट्रीब्यूट मौजूद थे। स्क्रीन पर दोनों के स्टेटस देखकर ज्यादातर लोगों को लगा कि नतीजा पहले ही तय हो चुका है। रेफरी ने हाथ नीचे किया और मुकाबला शुरू हो गया। स्काई हंटर लेपर्ड ने बिना समय गंवाए लगातार हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन हाई फेंक हर वार को सांप जैसी तेज मूवमेंट से आसानी से चकमा देता रहा। एक भी हमला निशाने पर न लगने से वांग यान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत अपने बीस्ट को सबसे ताकतवर स्किल इस्तेमाल करने का आदेश दिया। अगले ही पल हवा में एक विशाल बर्फ का गोला बना और भयानक रफ्तार से हाई फेंक की तरफ बढ़ने लगा। सभी को लगा कि अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हमला टकराने से ठीक पहले हाई फेंक का शरीर काले धुएं में बदल गया और वह जमीन के अंदर समा गया। पूरा एरिना अचानक शांत हो गया। कुछ ही पल बाद हर तरफ हैरानी भरी आवाजें सुनाई देने लगीं। डार्क एट्रीब्यूट। इस हेलगेल वुल्फ के पास 3 एट्रीब्यूट हैं। वांग यान का चेहरा भी डर और हैरानी से हरा पड़ चुका था। उसे अब समझ आया कि यह मुकाबला उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। चेन के नयान भी गंभीर नजरों से हाई फेंक को देख रहे थे। नेशनल एग्जाम के समय उसके पास सिर्फ विंड और फायर एट्रीब्यूट थे, इसलिए ये डार्क एट्रीब्यूट बाद में जागा था। अब उन्हें पूरी तरह यकीन हो गया कि मैं सच में इस साल का सबसे बड़ा डार्क हॉर्स था। ऊपर बैठी सुरोयान की दिलचस्पी भी इस मुकाबले में बढ़ चुकी थी। वांग यान ने अपनी पूरी स्पिरिट पावर लगाकर स्काई हंटर लेपर्ड से लगातार हमले करवाने शुरू कर दिए, लेकिन हाई फेंक काले धुएं की तरह पूरे एरिना में घूमता रहा और उसका एक भी हमला निशाने पर नहीं लगा। लगातार ताकत खर्च करने से स्काई हंटर लेपर्ड जल्द ही थक गया। यही मौका देखकर हाई फेंक अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ और एक जबरदस्त वार के साथ उसे एरिना से बाहर फेंक दिया। रेफरी ने तुरंत मेरा हाथ ऊपर उठा दिया। इस ड्यूल का विजेता शियाओ शिंग्यू है। कुछ पल तक पूरे मैदान में खामोशी छाई रही। इसके बाद एरिना जोरदार तालियों और चीखों से गूंज उठा। पूरा एरिना जोरदार तालियों और चीखों से गूंज उठा। चेन के न्यान दूर खड़े मेरी पीठ को ध्यान से देख रहे थे। उन्हें मेरी पीठ किसी पुराने जान पहचान वाले इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ वांग यान घुटनों के बल एरिना में बैठा था। उसका चेहरा गुस्से और बेइज्जती से बिगड़ चुका था। उसने मन ही मन कसम खाई कि आज उसे जो अपमान सहना पड़ा है उसका बदला वह मुझसे 100 गुना ज्यादा लेकर रहेगा। अकादमी के नियमों के अनुसार हारने वाले को विजेता से माफी मांगनी थी। वांग यान काफी देर तक अपने शब्दों को अंदर दबाए रहा, लेकिन जब आसपास मौजूद छात्र उसका मजाक उड़ाने लगे तो आखिरकार उसे सबके सामने माफी मांगनी पड़ी। उसकी माफी के साथ ये ड्यूल खत्म हो गया। मैं हाई फेंक को वापस कॉन्ट्रैक्ट स्पेस में भेज ही रहा था, तभी सुरोयान अचानक मेरे सामने आ गई। शेयाओ, शिंग्यू मेरे ऑफिस में आओ। उनकी आवाज सुनकर आसपास मौजूद छात्र मुझे हैरानी से देखने लगे। अकादमी की हेडमास्टर ने मुझे अकेले अपने ऑफिस में बुलाया था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस लिए। मैं बिना कोई सवाल किए उनके पीछे चल पड़ा। डीन ऑफिस में पहुंचते ही मैंने आदत के अनुसार डेमन आई सक्रिय कर दी। कमरे के अंदर मौजूद चीजों की जानकारी देखते ही मैं लगभग चौंक पड़ा। जिस सोफे पर मैं बैठने वाला था उसका चमड़े का कवर किसी साधारण जानवर से नहीं बल्कि बीस्ट किंग लेवल मॉन्स्टर की खाल से बनाया गया था। मैंने मन ही मन सोचा कि सिर्फ एक सोफे पर इतना पैसा खर्च किया गया है तो इस ऑफिस की बाकी चीजों की कीमत कितनी होगी। सुरोयान ने अपने हाथों से मेरे लिए 1 कप चाय तैयार की और सामने रख दिया। ये शुआनजिंग के अलावा तुम दूसरे छात्र हो जिसके लिए मैंने खुद चाय डाली है। ये नाम सुनते ही मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। डीन। आखिर ये शुआनजिंग है कौन? हर कोई मेरी तुलना उसी से क्यों करता है? उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ये शुआनजिंग हमारी अकादमी की पहचान है और इस अकादमी के इतिहास की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा भी। इसके बाद उन्होंने मेरे आज के मुकाबले की तारीफ की। अकादमी में आए मुझे सिर्फ 2 दिन हुए थे, लेकिन इतने कम समय में हाई फेंक का तीसरा एट्रीब्यूट जाग चुका था। उनकी नजर में यह साबित करने के लिए काफी था कि मेरे अंदर बहुत बड़ी क्षमता छिपी हुई है। लेकिन अगले ही पल उन्होंने अचानक एक सवाल पूछा। अकादमी का ड्यूल वाला नियम तुम्हें कैसा लगा? मैंने कप नीचे रखा और कुछ पल सोचने के बाद अपनी बात रखी। ऊपर से देखने पर यह नियम गलत और थोड़ा अन्यायपूर्ण लगता है, क्योंकि यहाँ सही और गलत का फैसला ताकत से होता है। सुरुयान शांत रहकर मेरी पूरी बात सुनती रही। लेकिन अकादमी हमारी आखिरी मंजिल नहीं है। एक दिन हम सभी को असली बैटलफील्ड पर जाना होगा और वहां कोई हमारी शिकायत सुनने नहीं आएगा। मुझे लगता है इस नियम का असली मकसद छात्रों को सिर्फ ताकतवर बनाना नहीं, बल्कि उन्हें उस बेरहम दुनिया के लिए मानसिक रूप से तैयार करना भी है। मेरी बात सुनकर सुरोयान की आंखों में हल्का सा बदलाव आया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मेरी उम्र का एक छात्र इस नियम के पीछे छिपे असली मकसद को इतनी आसानी से समझ लेगा। मैं सिर्फ अपनी उम्र के बाकी छात्रों से ज्यादा ताकतवर नहीं था, बल्कि मेरी सोच भी उनसे काफी आगे थी। उन्होंने अपनी टेबल की दराज खोली और अंदर से एक अंगूठी निकाल ली। अपना हाथ आगे करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। अंगूठी देखते ही मेरी आंखों में चमक आ गई। क्या ये स्पेशल रिंग है? एक बीस्ट टेमर के लिए स्पेशल रिंग किसी खजाने से कम नहीं थी। इसके अंदर खाना, हथियार, दवाइयां और मॉन्स्टर्स से मिलने वाले क्रिस्टल को आसानी से रखा जा सकता था। मैंने तुरंत अंगूठी ली और उनका धन्यवाद किया। इसकी जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी काबिलियत का इनाम है। मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए उन्होंने एक और जरूरी बात बताई। 3 दिन बाद अकादमी में फ्रेशमैन रैंकिंग टूर्नामेंट होने वाला था और वह देखना चाहती थी कि मैं उसमें कौन सा स्थान हासिल करता। ऑफिस से बाहर निकलते समय
मेरे हाथ में नए छात्रों की जानकारी वाला एक फॉर्म भी था। उसे पढ़ने पर मुझे पता चला कि इस साल सिर्फ मैं ही खास नहीं था, बल्कि कई नए छात्रों ने अपनी असली ताकत छिपा रखी थी। अब मुझे 3 दिन बाद होने वाले टूर्नामेंट का पहले से भी ज्यादा इंतजार था। तभी मेरी जेब में रखा फोन बज उठा। कॉल दीदी की थी। उन्होंने बताया कि आज फैमिली अपार्टमेंट की बिजली चली गई है, इसलिए वह मेरे लिए खाना नहीं बना पाई। अब मुझे अपना खाना बाहर ही खाना था। फोन रखते ही मेरे पेट से जोरदार आवाज आई। सुबह से इतनी सारी चीजें होने के कारण मैंने ठीक से कुछ खाया भी नहीं था। मैं अकादमी से बाहर निकला और पास की स्नैक स्ट्रीट की तरफ चला गया। वहां चारों तरफ खाने की दुकानों से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मेरी भूख और बढ़ गई। मैं एक दुकान में जाने ही वाला था, तभी पीछे से तेजी से आते छोटे कदमों की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल एक छोटी सी लड़की मुझसे टकराई और सीधे जमीन पर गिर गई। मैंने तुरंत उसे उठने में मदद की। छोटी बहन, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? उसके मुंह में एक बड़ा सा बंद था, इसलिए उसकी आवाज ठीक से समझ नहीं आ रही थी। मैं ठीक हूँ बड़े भाई, गलती से आपसे टकरा गई। तभी पीछे से हाँफता हुआ एक अधेड़ आदमी वहां पहुंच गया। लड़की को देखते ही वह गुस्से में चिल्लाने लगा, इतनी छोटी उम्र में चोरी करती हो? तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाया कि सामान खरीदने के बाद पैसे देने पड़ते हैं? अब मैं पूरी बात समझ चुका था। मेरी नजर लड़की के मुंह में मौजूद बन पर गई और फिर दुकान के मालिक की तरफ। बॉस, इस बन की कीमत कितनी है? इसके पैसे मैं दे दूंगा। ये सुनते ही छोटी लड़की ने सिर उठाकर मुझे ऐसे देखा जैसे उसे कोई बहुत बड़ा सहारा मिल गया हो। वह धीरे से अपने आप में बड़बड़ाने लगी, पहले मेरी सिर्फ एक बड़ी बहन थी और अब मुझे एक बड़ा भाई भी मिल गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ।